Hello everyone. So in this video we will be studying renal circulation. हमारी renal physiology की ये फोर्थ वीडियो है and इसके अंदर बहुत important टॉपिक कवर होता है which is salient features of renal circulation. ये बहुत important क्वेश्चन है, repeatedly asked है और renal circulation का concept clear होना चाहिए हमें ताकि हमारे लिए बाकी चीजें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वगैरह समझना easy हो जाए. ओके, तो इसमें हम बहुत इजीली छोटा सा टॉपिक है, अच्छे से बस एक बार सर्कुलेशन समझेंगे, उसके सेलियंट फीचर्स और उसका रेगुलेशन पढ़ेंगे. ओके, तो लेट्स बिगिन. तो रीनल सर्कुलेशन के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी किडनीज जो है उनमें कितना ब्लड आता है. तो हमारी दोनों किडनीज में यानी हर एक दोनों किडनीज में हमारी 1300 ml ब्लड आता है पर मिनट. ईच किडनी को हमारी 1300 ml ब्लड मिलता है पर मिनट. 1300 ml ब्लड जो है वो हमारे टोटल कार्डियक आउटपुट का अप्रोक्सीमेटली 26% है. हमारा टोटल कार्डियक आउटपुट कितना होता है 5 लीटर्स, तो उसका अप्रोक्सीमेटली 26% इज 1300 ml. नाउ रीनल सर्कुलेशन, अब हमें देखना है कि किस तरह से ये ब्लड जो है हमारी एब्डोमिनल आउटा से जो है किडनी में जाता है एंड फिर उसके बाद वापस इंफीरियर वेना कावा तक आता है. ओके, तो हमें ये सारी याद करनी पड़ेगी कि किस तरह का सीक्वेंस ये फॉलो करती है. ओके, सो लेट्स ट्राई टू फर्स्ट अंडरस्टैंड इट, फिर आपके लिए लर्न करना शायद इजी हो जाएगा. तो फर्स्ट है एब्डोमिनल आउटा. एब्डोमिनल आउटा से जाती है रीनल आर्टरी में. एक्चुअली एब्डोमिनल आउटा जो होती है वो ब्रांच कर जाती है इनटू रीनल आर्टरी, और आपकी जो रीनल आर्टरी होती है वो किडनी में एंटर करती है थ्रू द हाइलस. हाइलस क्या आता है, ये किडनी थी तो दिस वाज योर हाइलस, यहाँ से एंटर करती है. फिर ये रीनल आर्टरी डिवाइड हो जाती है कुछ सेगमेंटल आर्टरीज में, जो आगे जाके डिवाइड हो जाती है इंटरलोबार आर्टरीज में. ओके, इंटरलोबार आगे आएगा इंटरलोब्यूलर, तो यहाँ पे क्या है इंटरलोबार. तो इंटरलोबार आर्टरीज जो होती है वो जो हमने किडनी के अंदर मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं उनके बीच में से पास करती है. इट पासेस बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स, और पिरामिड्स के बेस पर जो है ये पैरेलली रन करती है टू द बेस. यानी कि ये किडनी, ये पिरामिड्स इसके बेस के पैरेलली जो है ये रन करती हैं, जिससे कि जो है ये आर्कुएट आर्टरी फिर आगे जाके फॉर्म कर लेती है. ओके, तो इंटरलोबर आर्टरीज जो होती है हमें याद होना चाहिए मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में से पास करती है एंड उसके बेस के पैरेलल पास करके आर्कुएट आर्टरी फॉर्म कर लेती है. आर्कुएट आर्टरीज जो होती है वो आगे जाके इंटरलोबुलर आर्टरीज बनाती है. इंटरलोबुलर आर्टरीज जो होती है वो रीनल कॉर्टेक्स के थ्रू रन करती है. ये हमारा किडनी थी तो रीनल कॉर्टेक्स बाहर पेरिफेरल पार्ट था, इसके थ्रू रन करती है और आर्कुएट आर्टरी के परपेंडिकुलर होती है. आर्कुएट आर्टरी ऐसे जा रही होती है तो उसके परपेंडिकुलर. ठीक है, एक तरह से अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना दूं तो ये अगर आपकी किडनी है, आर्कुएट आर्टरी ऐसे जा रही है, अगर ये आर्कुएट आर्टरी है तो रीनल आर्टरी इस तरह जा रही है. ठीक है, परपेंडिकुलर. ओके, आपकी इंटरलोबुलर आर्टरीज. ठीक है, फिर उसके बाद आती है आपकी इंटरलोबुलर आर्टरीज जो होती हैं वो राइज दे गिव राइज टू एफेरेंट आर्टेरियोल. एफेरेंट आर्टेरियोल जो होता है वो बोमेन्स कैप्सूल में एंटर कर जाता है और वहां पे ग्लोमेरुलर कैपिलरी टफ्ट बनाता है. हमने पढ़ाई है एफेरेंट आर्टेरियोल आता है, वो ग्लोमेरुलर आर्टरी टफ्ट बनाता है. ठीक है, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी टफ्ट बन जाते हैं. फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में को राइज दे देता है वो ये आर्टेरियोल, और फिर उसके बाद जो है कैपिलरी लूप्स फॉर्म हो जाते हैं अंदर ही, और ये कैपिलरी लूप्स यूनाइट करके इफेरेंट आर्टेरियोल बना लेता है. ये तो हमको अच्छे से पहले से पता ही है कि एफेरेंट आर्टेरियोल आता है. एफेरेंट आर्टेरियोल से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनती हैं जो कैपिलरी लूप्स बना लेती है, जो यूनाइट करके फिर इफेरेंट आर्टेरियोल बना लेता है. इसको डायग्राम में आप यहाँ देख सकते हो. इंटरलोबुलर आर्टरी से जो है एफेरेंट आर्टेरियोल एंटर करता है बोमेन्स कैप्सूल में. एफेरेंट आर्टेरियोल जो होता है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनाता है. ये छोटी छोटी ग्लोमेरुलस बोलते हैं जिसको हम. ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती है ये यूनाइट करती हैं एंड दे गिव राइज टू योर इफेरेंट आर्टेरियोल. ओके, कैपिलरी लूप्स बनाती है जो यूनाइट करके इफेरेंट आर्टेरियोल को राइज देते हैं. इफेरेंट आर्टेरियोल जो होता है वो ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन्स को सराउंड करता है. किसको, ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन्स को. जैसे कि आप देख लोगे ये इफेरेंट आर्टेरियोल है, अब ये आगे जाके ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन्स के आसपास है. ठीक है, अब ये इफेरेंट आर्टेरियोल जो है दो चीजों में डिवाइड हो सकता है, एक तो वैसा रेक्टा और दूसरा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. वेसा रेक्टा एंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. अब आपका जो वेसा रेक्टा होता है या वासा रेक्टा जो होता है वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के आसपास होता है,
एंड जो आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं वो ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के आसपास होती हैं। तो हमने पढ़ा था जक्सटामेडुलरी नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या होते हैं। ये हमने नेफ्रॉन्स की वीडियो, जो सेकंड वीडियो है आप लोग की इस यूनिट की, उसके अंदर अच्छे से पढ़ा है। मैं ऊपर जो है मार्क कर दूंगी, ओके, आप उस लिंक पे क्लिक कर लेना, तो यू कैन सी दैट वीडियो। तो आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जक्सटामेडुलरी नेफ्रॉन्स एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ओके, वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं दे हैव अ लॉन्गर लॉन्गर ट्यूब्यूलर पोर्शन, जबकि जो आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं उनका ट्यूब्यूलर पोर्शन शॉर्टर होता है। ठीक है, तो शॉर्टर के अराउंड जो है हमारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जाएंगी, लॉन्गर के अराउंड वेसा रेक्टा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देख लो, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वेसा रेक्टा दोनों दिखा दिया है इन्होंने। ठीक है, तो वेसा रेक्टा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो है इसके आसपास जाएंगी ट्यूबुलर पोर्शन पे। फिर उसके बाद ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो होंगी ये पेरिट्यूबुलर वेन्स में ओपन हो जाएंगी। अब जो है ब्लड को वापस जाना है, ओके, इट हैज टू गो बैक टू द हार्ट। तो ये वीनस ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो अब पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से ब्लड एक्सचेंज हुआ, सब कुछ एक्सचेंज हुए, और फिर ये वीनस ब्लड जो है पेरिट्यूबुलर वेन्स में चला गया। पेरिट्यूबुलर वेन से जो है ये इंटरलोबुलर वेन में गया, जिससे ये आर्कुएट वेन में गया। आर्कुएट वेन से ये इंटरलोबार वेन में गया। सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, इंटरलोबार। ओके, ये इंटरलोबार वेन में गया। फिर उसके बाद ये सेगमेंटल वेन में जाएगा, एंड सेगमेंटल वेन से इंफीरियर वेना कावा। ओके, तो आपको बेसिकली पहले आर्टरी का सीक्वेंस याद रखना है, फिर वेन्स का सीक्वेंस याद रखना है। अगर आपको आर्टरी का याद हो जाएगा तो वेन्स का अपने आप हो जाएगा, बिकॉज जो आर्टरी सेगमेंटल आर्टरी है तो सेगमेंटल वेन है, इंटरलोबर आर्टरी है इंटरलोबर वेन है। फिर आपकी यहाँ पे आर्कुएट आर्टरी है, आर्कुएट वेन है, इंटरलोबुलर आर्टरी है, इंटरलोबुलर वेन है। तो ये चारों इसी चारों के सीक्वेंस में है, और ये चार का सीक्वेंस हमें पता ही है, तो हमें ये दो और याद करनी है। ठीक है, तो इसको 2 4 4 के सेट में याद करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अब कैसे याद रखना है, 2, ये दोनों को कैसे, एब्डोमिनल आयोटा, तो मेन आयोटा जो हमारे एब्डोमिन में, एनाट में पढ़ा होगा आपने, मेन आयोटा जो एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स को सप्लाई कर रही होती है, दैट इज एब्डोमिनल आयोटा। तो एब्डोमिनल आयोटा से तो शुरू ही होगा, और ये किडनीज पढ़ रहे हैं हम, तो रीनल आर्टरी ही सप्लाई करेगी, मेन आर्टरी। तो ये दोनों याद करना तो इजी है, एब्डोमिनल आयोटा रीनल आर्टरी को सप्लाई करती है। फिर आते हैं ये चार, सेगमेंटल, इंटरलोबार, आर्कुएट, इंटरलोबुला। ओके, तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, इसके लिए आप निमोनिक यूज कर सकते हो, सिया। ओके, इसके लिए आप निमोनिक यूज कर सकते हो, सिया। सिया के अंदर आ गया ये सेगमेंटल आर्टरीज, फिर इंटरलोबर आर्टरीज, फिर आर्कुएट, फिर अगेन ये आई यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया इंटरलोबुला। तो आपको याद होना चाहिए दैट सिया के अंदर ये लास्ट में आई दोबारा आ रहा है। ओके, आप कोई और निमोनिक बनाना चाहते हो सो यू कैन मेक, बट सिया से मैंने याद किया था। तो इट विल बी सेगमेंटल आर्टरीज, इंटरलोबर, देन आर्कुएट, देन इंटरलोबुलर। बिकॉज लोब बड़े होते हैं, लॉब्यूल छोटे होते हैं, तो पहले बड़े में जाएगा फिर छोटे छोटे में आएगा। ओके, तो इंटरलोबर, फिर आर्कुएट, फिर इंटरलोबुलर। ओके, तो इसका निमोनिक आप लोग सिया याद कर सकते हो इफ यू वांट टू। फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर्स तो देखो आपको याद होने चाहिए मेरे हिसाब से, एफेरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, कैपिलरी लूप्स एंड इफेरेंट आर्टेरियोल। क्योंकि ये हम किडनी का स्ट्रक्चर, जब भी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बार बार बनाते हैं उसमें हम यही दिखाते हैं, एफेरेंट आर्टेरियोल जाता है, इफेरेंट आर्टेरियोल यहाँ से जाते हैं, बीच में हम जो है कैपिलरीज लूप्स दिखाते हैं और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हम बहुत फ्रीक्वेंटली बना रहे होते हैं स्ट्रक्चर, तो आप लोग को इतना अभी तक पता होना चाहिए। तो इसका कोई निमोनिक नहीं है। बीच के लिए आप सिया याद रख सकते हो, और सिया अगर आपको याद हो गया तो उसका ऑपोजिट ही जो है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इंटरलोबुला पहले आ जाएगा, फिर आर्कुएट, इंटरलोबर और सेगमेंटल। तो ये आपके दोनों जगह चल जाएगा। उल्टा कर दोगे अगर आप AIES, तो आपका जो है ये वाला हो जाएगा, वेनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ इफेरेंट आर्टेरियोल के बाद वेसा रेक्टा याद रखना है, पेरिट्यूब्युलर कैपिलरीज याद रखना है। वेसा रेक्टा बड़े स्ट्रक्चर्स में होता है, बड़े नेफ्रॉन्स है। बड़े नेफ्रॉन्स कौन से हैं आपके, जक्स्टामेडुलरी। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो रहती हैं वो छोटे नेफ्रॉन्स में होती है, जो है आपके कॉर्टिकल। ओके, तो आपको इस तरह से सर्कुलेशन याद हो जाएगा।
अब उसके बाद हम रेगुलेशन ऑफ रीनल ब्लड फ्लो की बात करते हैं। तो जो रीनल ब्लड फ्लो होता है उसका ऑटो रेगुलेशन होता है, यानी कि किडनीज खुद रेगुलेट करती हैं ब्लड फ्लो को। तो इंट्रिंसिक एबिलिटी ऑफ किडनी टू रेगुलेट इट्स ओन ब्लड फ्लो, ये वाइटल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हार्ट, किडनी और ब्रेन में। और ये जो है इंपॉर्टेंट होता है टू मेंटेन जीएफआर। रेगुलेशन क्यों जरूरी है, रीनल सर्कुलेशन क्यों जरूरी है, ताकि जीएफआर मेंटेन हो सके। अब दो मैकेनिज्म जो ऑटो रेगुलेशन में इन्वॉल्व है वो कौन कौन से हैं, मायोजेनिक रिस्पॉन्स एंड ट्यूब्यूलोग्लोमेरुलर फीडबैक। तो मायोजेनिक रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, जैसे ही ब्लड किडनी में फ्लो करता है, ठीक है, जैसे ही ब्लड का फ्लो किडनी में इंक्रीज हो जाता है, वैसे ही जो इलास्टिक वॉल्स होती है एफेरेंट आर्टेरियोल की, वो स्ट्रेच हो जाती है। ठीक है ना, तो किडनी में जैसे ही आएगा तो एफेरेंट आर्टेरियोल की वॉल स्ट्रेच होगी ताकि वो जो है आगे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जा सके। ठीक है, तो स्ट्रेचेस होते हैं। तो जैसे ही आर्टेरियल वॉल स्ट्रेच होती है, कैल्शियम आयंस जो होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो है सेल के अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही कैल्शियम आयंस अंदर जाते हैं तो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है एफरेंट आर्टेरियोल की, जिससे एफरेंट आर्टेरियोल स्ट्रेच होने की जगह कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है। और जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो इससे जो है रेगुलेट हो जाता है, ताकि वरना एक्सेसिव ब्लड फ्लो रहेगा तो हमारी किडनीज पे बहुत लोड आ जाएगा एक्सेसिव फिल्ट्रेशन का, ताकि वो ना आए इसलिए जो है ये मायोजेनिक रिस्पॉन्स होता है। मायोजेनिक रिस्पॉन्स में क्या होता है, एक बार दोबारा सुन लो। मायोजेनिक रिस्पॉन्स में जैसे ही ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है हमारे किडनीज के अंदर, एफरेंट आर्टेरियोल की जो वॉल्स होती हैं वो स्ट्रेच करती हैं। वो स्ट्रेच करती है तो कैल्शियम आयंस जो होते हैं वो ईसीएफ से सेल्स के अंदर आ जाते हैं। कैल्शियम आयंस अंदर आ जाते हैं तो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, एफरेंट आर्टेरियोल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। दूसरा मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व है दैट इज ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक। ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक में जो मैक्युलर डेंसा होता है वो इन्वॉल्व होती है, जो कि रीनल ब्लड फ्लो और जीएफआर को जो है कंट्रोल कर रही होती है। अब ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक हमें डिटेल में एक अलग चैप्टर पढ़ना है। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर ये दीज बोथ। ओके, रेगुलेशन में आपको ऑटो रेगुलेशन पता होना चाहिए, और दोनों उसके ऑटो रेगुलेशन किस तरह से हो रहा है, मायोजेनिक रिस्पॉन्स और ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक, ये पता होना चाहिए। Next, last and the most important topic of this chapter is your salient features of renal circulation. तो renal circulation के salient features क्या हैं, ये आपको याद होने चाहिए बिकॉज ये 5 मार्कर आ ही जाता है मोस्टली। तो पहला तो रीनल आर्टरीज डायरेक्टली आउटा से अराइज करती हैं, ये हमने पढ़ लिया। एब्डोमिनल आउटा से रीनल आर्टरीज डायरेक्टली अराइज करती हैं, इसलिए अगर आयोटा में हाई प्रेशर होगा तो हमारे रीनल ब्लड फ्लो भी जो होता है वो इंक्रीज होगा। दूसरा पॉइंट, जो दोनों किडनीज होती हैं वो 1300 ml ब्लड पर मिनट जो होता है उसे रिसीव करती हैं, दैट इज 26% ऑफ द कार्डियक आउटपुट। ओके, और ये सेकेंड ऑर्गन है टू रिसीव मैक्सिमम ब्लड फ्लो। फर्स्ट ऑर्गन टू रिसीव मैक्सिमम ब्लड फ्लो इज लिवर, जिसमें 1500 ml पर मिनट जाते हैं, विच इज 30% ऑफ अ कार्डियक आउटपुट। ओके, next is whole amount of blood that flows through kidneys has to pass through glomerular capillaries before entering through the venous system। ये हमने पढ़ा, वीनस सिस्टम में जाने से पहले, यहाँ जाने से पहले ब्लड को पहले ग्लोमेरुलर कैपिलरी से पास करना पड़ेगा, वो तभी वहां पे जा पाएगा। ओके, इसका मतलब ब्लड जो होता है वो रीनल ग्लोमेरुलाई में, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कहाँ प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलाई में। तो यहाँ पे यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा ब्लड होता है दैट इज फिल्टर्ड, यानी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के थ्रू ही सारे ब्लड को जाना पड़ेगा टू बिफोर एंटरिंग टू द वीनस सर्कुलेशन। अब जाने से पहले जो है वो किसमें प्रेजेंट होती है, हमारे ग्लोमेरुलस में, यानी कि ग्लोमेरुलस के अंदर कंप्लीटली द होल ब्लड इज फिल्टर्ड आउट। नेक्स्ट इज रीनल सर्कुलेशन के अंदर पोर्टल सिस्टम होता है। पोर्टल सिस्टम होता है यानी कि डबल नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। अभी हमने पढ़ा दो तरह की कैपिलरीज होती हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती है ट्यूबुलर सिस्टम के आसपास प्रेजेंट होती है। ना ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का फंक्शन क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती हैं वो हाई प्रेशर बेड बनाती हैं, ठीक है, जिससे जो प्रेशर होता है वो 60 से 70 60 टू 70 mmHg जो है वो हो जाता है, विच इज हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था उस नेफ्रॉन वाले चैप्टर में ही, जो एफरेंट आर्टेरियोल होता है उसका डायमीटर इफेरेंट से बड़ा होता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो एफरेंट का डायमीटर इफेरेंट आर्टेरियोल से बड़ा है। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो है हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ओके, एंड जो हाई प्रेशर होता है वो फिल्ट्रेशन को ऑगमेंट कर देता है, यानी कि वो फिल्ट्रेशन को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती हैं वो लो प्रेशर बेड बनाती हैं नीचे,
पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आपके ट्यूबुलर रीजन में प्रेजेंट थी, वो लो प्रेशर बेड बनाती है, उनमें प्रेशर जो है सिर्फ 8 to 10 mmHg होता है। ये लो प्रेशर बेड जो होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। And the last point is auto regulation of renal blood flow is well established. तो एक्चुअली एक तरह से चैप्टर समरी है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसकी एक अच्छे से समरी है जो पूछ लेते हैं वो एग्जाम्स में। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दीज 7 पॉइंट्स। ओके, तो क्या क्या एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ। पहला, रीनल आर्टरी जो है एब्डोमिनल आउटा से राइज करती है, तो आउटा में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो रीनल ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा। दूसरा, किडनीज जो होती है उनको 1300 ml पर मिनट ब्लड मिलता है बोथ किडनीज को, एंड विच इज 26% ऑफ द कार्डियक आउटपुट, एंड इट इज द सेकेंड organ in our body to receive the maximum blood supply after liver, which receives 1500 ml per minute. फिर आपका थर्ड पॉइंट आता है होल अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि जो है फ्लो करता है क्योंकि किडनीज, उससे पहले वीनस सिस्टम में जाने से पहले ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के थ्रू जाना पड़ेगा। इसका मतलब ब्लड जो होता है वो ग्लोमेरुलस के अंदर, रीनल ग्लोमेरुला में पूरी तरह से फिल्टर आउट हो जाता है। चौथा पॉइंट है रीनल सर्कुलेशन में पोर्टल सिस्टम होता है। इसका मतलब डबल नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, ग्लोमेरुलर प्लस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ना ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती है वो हाई प्रेशर बेड बनाती है, यानी उनमें प्रेशर 60 से 70 mmHg होता है। क्यों होता है? क्योंकि एफेरेंट आर्टेरियोल इफेरेंट से बड़ा होता है उसका डायमीटर, सो वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और हाई प्रेशर जरूरी होता है फॉर फिल्ट्रेशन। जबकि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज लो प्रेशर बेड बनाती हैं, उनमें 8 to 10 mmHg होता है, और लो प्रेशर जरूरी होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के लिए। और ऑटो रेगुलेशन होता है हमारे रीनल ब्लड फ्लो का। ओके, विच इज वेल एस्टैब्लिश्ड। तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। आपको जो है इसके अंदर सेलिएंट फीचर्स अच्छे से पता होने चाहिए, रेगुलेशन भी अच्छे से पता होना चाहिए, और ये ब्लड फ्लो भी अच्छे से पता होना चाहिए। आप इस ट्रिक से जो है याद कर सकते हो जैसे मैंने समझाया है। अभी नहीं याद हुआ, इट्स ओके, 2-3 दिन में दोबारा ये वीडियो ही देखना। ठीक है, दोबारा देखोगे, मैं फिर दोबारा बोलूंगी, साथ साथ आप भी बोलना, तो आपको याद हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। Okay, so that's it for this video. Thank you so much. And in the next video, we will be starting our next topic of this chapter, which is urine formation. Thank you for watching it. Like, subscribe, and share. Okay, goodbye.